नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यर्थ। आज हम समझेंगे कि आर फंडामेंटल राइट्स रियली फंडामेंटल इन नेचर। क्या फंडामेंटल राइट्स रियली फंडामेंटल है नेचर में? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। फंडामेंटल राइट्स का मतलब बेसिक राइट्स। क्या बेसिक राइट इतने ही बेसिक हैं कि हमें इतनी ईजिली मिल जाते हैं? क्या ऐसा ही है? आइए देखते हैं, समझते हैं इस लेक्चर में। मैं हूं पीयूष ठाकुर, आपका स्वागत करता हूं व्यर्थ चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट जो है ना, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक पार्ट 3 के अंदर दे रखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फंडामेंटल राइट्स बड़े बेसिक राइट्स हैं। इसके बगैर कोई भी सिटीजन, कोई भी पर्सन एक कंट्री के अंदर एक बेसिक लाइफ जो है ना, लाइफ स्टाइल विद लिबर्टी, डिग्निटी, फ्रीडम जी नहीं सकता। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी फंडामेंटल राइट्स जो है प्रेरित होकर डाले गए यूएसए से। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इसका कुछ क्रिटिसिज्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो देखते हैं। फंडामेंटल राइट का सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि ये एक्सेसिव लिमिटेशन है इनके ऊपर। जसपत रॉय कपूर क्या बोलते हैं? द चैप्टर शुड बी रीनेम्ड एज लिमिटेशंस और फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए गए, लेकिन फंडामेंटल राइट्स आए कैसे? इफ और बट के साथ। बहुत सारे इफ एंड बट हैं। दूसरी बात, दूसरा क्रिटिसिज्म क्या बोलता है? फंडामेंटल राइट्स खाली पॉलिटिकल राइट्स हैं। इसके अंदर ना तो सोशल राइट्स हैं, ना ही इकोनॉमिकल राइट्स हैं। मतलब खाली पॉलिटिकल राइट्स हैं। बिना सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स के तो पॉलिटिकल राइट्स कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। और सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट जो दे रखे हैं हमें, वो डीपीएसपी में दे रखे हैं। एंड डीपीएसपी इज़ नॉन जस्टिसेबल। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तीसरा क्रिटिसिज्म ये है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है ना, एक तो क्लैरिटी नहीं है। दूसरी बात, जो लैंग्वेज इसके अंदर इस्तेमाल करी गई है वो एक आम आदमी से दूर है। आम आदमी समझ नहीं सकता इस चीज़ को। एंड तीसरी बात यह है कि क्लैरिटी के बेसिस पे कि डेफिनेशंस जो है ना, कई बार डेफिनेशंस क्लियरली नहीं दी गई हैं। जैसे पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है। फंडामेंटल राइट्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ आते हैं, बट ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है क्या? फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, बिकॉज पब्लिक इंटरेस्ट को मेंटेन करना है, ठीक है ना, और सोसाइटी के ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है। सो बेसिक सी बात, ये पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट का चौथा क्रिटिसिज्म ये है कि ये सैंक्रोसेक्ट नहीं है, मतलब कि एब्सोल्यूट नहीं है। लेजिस्लेचर कोई भी कानून लाकर विद ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, ठीक है ना, एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसको फॉलो कर कर आपसे कोई भी फंडामेंटल राइट ले सकता है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। पांचवा क्रिटिसिज्म ये आता है कि फंडामेंटल राइट्स को हम क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकता है, इमरजेंसी के दौरान इसको सस्पेंड भी कर सकता है, एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। और छठी बात ये है, छठा क्रिटिसिज्म ये है, सिक्स क्रिटिसिज्म ये है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, अगर हम इसकी रेमेडी लेने जाते हैं तो ये रेमेडी मतलब कि अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, अगर हम उसका वो लेने जाते हैं तो एक्सपेंसिव रेमेडी है बड़ी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लड़ना। आर्टिकल 22 के अंदर प्रोविज़न दे रखा है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। और ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, सिंपल सी बात, ये एक आर्बिट्री पावर है, किसको दे रखी है? स्टेट को। और जिस कारण से अगर आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन दे भी दिया, इसी कारण से फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविज़न है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है थोड़ा। एंड आखिरी क्रिटिसिज्म ये है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर कोई भी कंसिस्टेंट फिलोसफी नहीं है। सो बेसिक सी बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक राइट है जो कि आपको ज़िंदगी जीने में मदद करते हैं। एंड इन फंडामेंटल राइट्स का जो क्रिटिसिज्म है वो हमने देखा, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो ज़रूरी भी हैं। सो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो समझते हैं, ठीक है ना। देखो, सबसे पहला फंडामेंटल राइट का सिग्निफिकेंस ये है कि ये मेंटेन करके रखता है डेमोक्रेटिक सिस्टम। दूसरी बात, ये जो मटेरियल एंड मोरल प्रोटेक्शन करता है किसकी? मैन की।
तीसरी बात, ये इंडिविजुअल लिबर्टी का बुलवाक है, इंडिविजुअल लिबर्टी को मेंटेन करके रखता है किसी भी नेशन के अंदर, एस्टेब्लिश करता है किसको, लॉ को किसी भी कंट्री के अंदर, प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी एंड द वीकर सेक्शन, एंड ये सेकुलर एंड यूनिटी बनाकर रखता है किसी भी कंट्री के अंदर, और एब्सोल्यूटिज्म क्रिएट नहीं होने देता किसी भी कंट्री के अंदर। एंड अगला सिग्निफिकेंस क्या है कि ये फाउंडेशन रखता है सोशल जस्टिस एंड सोशल इक्वालिटी की। एंड लास्ट जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये मजबूर कर देता है किसी व्यक्ति को पार्टिसिपेट करने के लिए पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अब क्योंकि इतना सारा क्रिटिसिज्म है, क्योंकि कभी मर्जी हमसे छीना जा सकता है, एंड हाँ छीना तो जा सकता है, क्रिटिसिज्म तो है फंडामेंटल राइट्स का, लेकिन फंडामेंटल राइट ज़रूरी भी है। इसी कारण से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 32 को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। आर्टिकल 32 क्या बोलता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और आर्टिकल 32 क्या फंडामेंटल राइट है, मतलब कि इसको ले नहीं सकते। एंड आर्टिकल 32 बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का इस्तेमाल कर कर आर्टिकल 32 को क्या नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती, इसको ख़त्म नहीं कर सकती। ठीक है ना। सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, किसको प्रिवेंट करने के लिए, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर नेसेसरी फॉर द पर्सन, फॉर द सिटीजन। ठीक है, सो ये भी एक क्या है, फंडामेंटल राइट है। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला, आर्टिकल 32 जो है ना वो क्या है, सोल एंड हार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड इसमें क्या है कि जिसके भी राइट फंडामेंटल राइट्स हनन हुए हैं, यानी कि किसी के भी फंडामेंटल राइट्स जिसको मिले नहीं है, वो कहाँ पे जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अपने एनफोर्समेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को। सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है किसकी, इशू करने की, किसको, रिट्स को। अब ये रिट्स 5 प्रकार की हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी एंड क्यू वारंटो। इनको हम डिटेल में समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट के साथ ये रिट इशू करने की पावर किसको है, आर्टिकल नंबर 226 में हाई कोर्ट को। बट ये जो राइट है ना, ये डिस्क्रिशनरी राइट है, हाई कोर्ट मना भी कर सकता है किसी भी फंडामेंटल राइट के हनन होने पे कि मैं रिट इशू जारी नहीं कर रहा हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हैंस सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रोटेक्टर एंड गारंटर है किस चीज़ का, फंडामेंटल राइट्स का। और पार्लियामेंट क्या है, एम्पावर कर सकता है किसी भी कोर्ट को। देखो हाई कोर्ट के पास तो है ये रिट जुडिक्शन एंड सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, तो किसी और कोर्ट को भी क्या कर सकता है, ये एम्पावर कर सकता है कि ये जो कोर्ट है वो क्या जारी करे, रिट जारी करे। अब डिफरेंस क्या आता है रिट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो रिट्स है ना खाली फंडामेंटल राइट के केसेस में ही क्या कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। बाकायदा हाई कोर्ट क्या है, वो फंडामेंटल राइट्स प्लस ऑर्डिनरी लीगल राइट्स में भी रिट्स को जारी कर सकते हैं। रिट्स क्या होता है, एक ऑर्डर होता है, फॉर्मल ऑर्डर होता है जो कि कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट की जो टेरिटोरियल मतलब कि जुरिडिक्शन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट एक स्टेट में ही अपना दबदबा कायम करता है, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में, तो इस कारण से लार्ज टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का ऑन द बेसिस ऑफ रिट जुरिडिक्शन। एंड अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के पास रिट को जारी करने का ओरिजिनल जुरिडिक्शन है बट एक्सक्लूसिव नहीं है, बिकॉज हाई कोर्ट के पास भी है रिट जुरिडिक्शन, रिट को जारी कर सकता है वो फंडामेंटल राइट के केसेस के हनन में। लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट का ये क्या है, मतलब कि अपना डिस्क्रिशनरी पावर है हाई कोर्ट के पास, सो हाई कोर्ट अगर बेसिकली बात रिट जुरिडिक्शन का इस्तेमाल नहीं भी करना चाहता तो वो नहीं भी करेगा अपनी रिट का इस्तेमाल फंडामेंटल राइट में, वो लीगल राइट में कर लेगा। लेकिन अगर उसका मन नहीं है कि फंडामेंटल राइट के अंदर रिट जुडिक्शन का इस्तेमाल करना, तो वो नहीं भी करेगा, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या कहते हैं, ये कंपल्शन है कि वो उसको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ रिट्स, अब क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को प्रिवेंट करना है लोगों का, तो 5 तरह की रिट्स दी गई हैं, 5 टाइप के ऑर्डर निकालने के पावर दी गई है कोर्ट को, हाई कोर्ट को एंड सुप्रीम कोर्ट को। वो पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी, कि जो भी बॉडी किसी भी एक पब्लिक या फिर प्राइवेट अथॉरिटी के पास कोई भी बॉडी है ना, पर्सन के पास कोई भी बॉडी है,
उस बॉडी को सामने लाओ। मतलब कि अगर किसी पर्सन का डिटेंशन किया है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल एंड पब्लिक अथॉरिटी ने, सो उसको विद इन 24 आवर किसी भी कोर्ट के आगे उनको ले जाना पड़ेगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अगर ये सब चीज़ें कहाँ पे इशू नहीं हो सकती, सिंपल सी बात, अगर डिटेंशन जो है वो लॉफुल है, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है तब भी लागू नहीं होगा, अगर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर हुआ है तब भी नहीं हेबियस कॉर्पस ला सकते हैं। अगर डिटेंशन किसी ने किया है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट है, और डिटेंशन जो है आउटसाइड द है जुरिडिक्शन ऑफ किसी भी हाई कोर्ट के, सो उस टाइम पे ये रिट जो है वो इशू नहीं करी जा सकती। एंड जब ये रिट इशू हो जाती है तो पर्सन को कोर्ट के आगे लेके जाया जाता है, जो कोर्ट है वो डिसाइड करता है वेदर द डिटेंशन इज़ रीजनेबल और अनरीजनेबल, ठीक है ना। इसके बाद आती है मैंडमस। देखो, हेबियस कॉर्पस प्राइवेट इंडिविजुअल को और पब्लिक अथॉरिटी को दोनों को जारी हो रही है। मैंडमस की अगर बात करें, मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। मैंडमस का मतलब होता है कोर्ट कमांड करता है किसी भी पब्लिक ऑफिसर को, किस पब्लिक ऑफिस को, कि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे, क्योंकि वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, इस कारण से राइट्स हनन हो रहे हैं लोगों के, ठीक है ना। ये जारी हो सकता है किसको, पब्लिक अथॉरिटी को, ये कोर्ट को, या फिर ट्रिब्यूनल को, या फिर गवर्नमेंट को, ठीक है ना। ये इशू नहीं हो सकता अगेंस्ट कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी। डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन के खिलाफ जारी नहीं हो सकता। ड्यूटी अगर डिस्क्रिशनरी है तब भी नहीं जारी हो सकता। अगर एनफोर्स करना है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन तब भी नहीं जारी हो सकता। प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं जारी हो सकता, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के खिलाफ जारी नहीं हो सकता। तो मैंडमस का मतलब ये होता है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, टू फॉरबिड। प्रोहिबिशन के अंदर क्या होता है, हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को बोलता है कि लोअर कोर्ट क्या कर रहे हैं, अपनी जुरिडिक्शन से बाहर, अपनी औकात से बाहर जाके जजमेंट दे रहा है, सिंपल सी बात। इसी कारण से उसको बोलता है कि तुम वहीं के वहीं पर रुक जाओ, इस केस में आप अपनी जुरिडिक्शन से बाहर ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है ना। यानी कि ये डायरेक्ट करता है इनएक्टिविटी, ठीक है ना। ये इशू हो सकता है अगेंस्ट ओनली जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडी, और ये प्रिवेंटिव होता है नेचर में, ताकि कोई भी गलत डिसीजन नहीं लिया जाए। इसके बाद आता है सर्श्योरी। इसके बाद क्या होता है, सर्श्योरी का मतलब क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है ना। ये क्या करता है, हायर कोर्ट इशू करता है किसको, लोअर कोर्ट को। किस लिए इशू करता है, हायर कोर्ट बोलता है जो भी आपके पास लोअर कोर्ट के पास केस है, या तो उसको ट्रांसफ़र कर दो, या तो लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया उस जजमेंट को क्वैश कर मैं नई जजमेंट दूंगा। ये होता है सर्वशरी के अंदर, ठीक है ना। सर्वशरी का जो नेचर है वो प्रिवेंटिव भी है लाइक प्रोहिबिशन, एंड ये क्यूरेटिव भी है, क्योंकि अगर किसी कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है और ये जजमेंट अनलॉफुल है, तो इस जजमेंट को ख़त्म कर वो क्या करेगा, एक नया जजमेंट देगा। सो इट इज़ क्यूरेटिव इन नेचर, ठीक है ना। ये सर्वशरी जो है वो क्या हो सकता है, इशू हो सकता है किसके खिलाफ, जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ के खिलाफ। देखो, स्टार्टिंग में क्या होता था, ये क्वाजी जुडिशियल एंड जुडिशियल बॉडी के खिलाफ ही होता था, लेकिन 1991 के बाद ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ भी जारी होने लगा। इसके बाद आता है लास्ट जो है हमारा रिट है, जिसका नाम है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी और व्हाट वारंट, कि किस अथॉरिटी से, किस वारंट से आपने क्या कर रखा है, पब्लिक ऑफिस को एक्वायर कर रखा है। मतलब कि ये इंक्वायर करता है इनटू लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस, कि एक पर्सन किस लीगल क्लेम से उस पब्लिक ऑफिस में है, ठीक है ना। ऑफिस जो है ये किसके कहाँ पर इशू हो सकता है, ऐसा ऑफिस जो कि लॉ के द्वारा स्थापित किया गया, मतलब कि स्टैट्यूट ऑफिस हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो उसके खिलाफ, ठीक है ना। ये किसी भी मिनिस्ट्रियल ऑफिस के खिलाफ या फिर प्राइवेट ऑफिस के खिलाफ जारी नहीं हो सकता, एंड कैन बी सोट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन नॉट ओनली बाय द एग्रीड पर्सन। मतलब कि जो स्टार्टिंग की 4 थी वो सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन ही लगवा सकता है, इशू करवा सकता है, लेकिन ये जो लास्ट वाली जो अपनी रिट है, ये कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जो है वो कोर्ट को जाके बोल सकता है कि ये इशू कर दो, ठीक है ना। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, कंक्लूजन का यही बोलना चाहूँगा कि मे हैविंग द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट इनफ। कहने का मतलब यह है कि खाली फंडामेंटल राइट्स का होना इनफ नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को बाय द एग्जीक्यूटिव, बाय द लेजिस्लेचर कहीं ना कहीं लोगों से छीने जाने की चांसेस होते हैं। सो
ये छीने जाने के जो चांसेस हैं इनको कम करने के लिए हमें रेमेडीज चाहिए. सो नीड रेमेडीज अगेंस्ट द आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन. Hence, the framer of the constitution added right to constitution remedy in Article 32. So, framers जो थे इस constitution के उन्होंने क्या करा, right to constitution remedy डाला Article 32 के अंदर, declare कर दिया कि it is as a fundamental right and also it is a part of the basic structure. और आर्टिकल 32 को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी माना गया, जिस कारण से लेजिस्लेचर कांट अमेंड इट, ठीक है ना, विद द यूज़ ऑफ आर्टिकल 368. क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसी कारण से इसको अमेंड भी नहीं किया जा सकता, इसको ख़त्म भी नहीं किया जा सकता विद द यूज़ ऑफ आर्टिकल नंबर 368. हैंस फंडामेंटल राइट्स आर नेसेसरी. दो बहुत सारे क्रिटिसिज्म है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. इसी कारण से वेरियस रिट्स दी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ दी गई फंडामेंटल राइट्स को प्रिवेंट करने के लिए. देखते रहिए व्यर्थ. पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ. जय हिंद, जय भारत.